हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हाउ इज़ एवरीवन? कैसे हैं सभी लोग? क्या हाल चाल? आर यू एबल आर यू एबल टू सी मी? गुड इवनिंग सोनू, गुड इवनिंग रचित, नहीं रोहित। जस्ट अ मिनट। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मज़े में, एकदम फर्स्ट क्लास। चलो, बहुत ही सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट रुकना, जस्ट अ मिनट। ओके, तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? कौन सा टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में? कोई बताएगा? कोई है हिम्मत वाला जो बताए कौन सा टॉपिक चल रहा था? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है कौन सा? विच सब्जेक्ट? शुभ संध्या। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है? थ्योरी ऑफ फेलियर टॉपिक चल रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट चल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 5 5 है या 4 है? चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर, सबसे पहला चैप्टर कौन सा था? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। फिर था शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फिर था शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फिर उसके बाद क्या था? डिफ्लेक्शन। ठीक है, 3 चैप्टर हो गए। ये चौथा है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। फोर्थ चैप्टर। ठीक है, फोर्थ चैप्टर। ओके, सो फोर्थ चैप्टर चल रहा है और फोर्थ चैप्टर की आज आखिरी क्लास है। ठीक है ना? टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 4। तो आज की क्लास में थ्योरीज ऑफ फेलियर पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा, खत्म कर देंगे थ्योरीज ऑफ फेलियर। ओके, तो कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ ली थी हमने अभी तक? कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ चुके हैं हम अभी तक? 3 थ्योरीज पढ़ चुके हैं हम, है ना? 3 थ्योरीज वी हैव स्टडीड, ऑलरेडी स्टडीड। वी हैव स्टडीड 3 थ्योरीज। कौन कौन सी थ्योरी पढ़ चुके हैं हम? थ्योरीज ऑफ फेलियर में 3 थ्योरीज हम पढ़ चुके हैं। 3 थ्योरीज, तीसरी शायद चल रही थी, है ना? या दूसरी चल रही थी? कौन सी चल रही थी? पहली थ्योरी थी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। पहली थ्योरी थी मैक्सिमम प्रिंसिपल प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। इसके और क्या क्या नाम है? इसके और नाम है हमारे पास। इसके नाम और है रैंकाइंस थ्योरी, रैंकाइंस थ्योरी, लेम्स थ्योरी, लेम्स थ्योरी और मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। इसकी कुछ खासियत, कोई खासियत इस थ्योरी के बारे में? सेकंड का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना बाकी है। ठीक है, 2 हो गई हैं, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, इसकी खासियत क्या है? इट इज सूटेबल फॉर कौन सा मटेरियल? किस तरह के मटेरियल के लिए सूटेबल है ये? किस तरह के मटेरियल के लिए सूटेबल है? इट इज सूटेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल्स, है कि नहीं? सूटेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। और क्या? और क्या? और कोई खासियत? ब्रिटल मटेरियल के लिए सूटेबल है। नॉट सूटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं है। एंड नॉट सूटेबल फॉर प्योर शियर केस, प्योर शियर केस के लिए भी सूटेबल नहीं है। ठीक, प्योर शियर केस के लिए क्यों सूटेबल नहीं है? यहां पर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्योर शियर केस में कितनी आ जाती है? सिग्मा 1 टाउ के बराबर ही आ जाती है। और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, हाँ, और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या कहती है कि सिग्मा 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई या एफ वाई, यानी शियर स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कहते हैं शियर स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई बाय √3, है ना? जनरली इसकी जो लिमिट होती है ये 0.55 से, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है सारे के सारे मटेरियल्स के लिए ये 0.55 से 0.65
0.55 ऑफ एफ वाई से 0.65 ऑफ एफ वाई के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है, मटेरियल्स के लिए। लेकिन इसने क्या कहा इस थ्योरी ने कि शियर स्ट्रेस को तुम तो एफ वाई तक ले जा सकते हो, तो मरवाने वाली थ्योरी है, प्योर शियर में तो निपटा डालेगी ये थ्योरी, ठीक है ना। और वैसे भी ब्रिटल मटेरियल को हम प्योर शियर वगैरह में शियर के लिए यूज नहीं करते हैं, है ना, ब्रिटल मटेरियल चटाक से टूट जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ब्रिटल मटेरियल्स के लिए है, डक्टाइल मटेरियल्स के लिए नहीं है, प्योर शियर के लिए नहीं है। प्योर शियर जहां भी आ रहा होगा डक्टाइल मटेरियल यूज करेंगे और ये वाली थ्योरी यूज नहीं करेंगे, ठीक। चलिए, ये तो हो गई पहली वाली मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। इसका फेलियर एनवेलप कैसा था? फेलियर एनवेलप कैसा था जरा बताओ? फेलियर एनवेलप था स्क्वायर, ठीक है, इसका फेलियर एनवेलप था स्क्वायर, ठीक है। चलिए, ये सारा का सारा रिवीजन हो गया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का। अभी चलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी पे। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी ये किसने दी थी? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी किसने दी थी? ये सेंट वेनेंट ने दी थी, है ना। तो इसको सेंट वेनेंट थ्योरी भी कहते हैं, सेंट वेनेंट्स थ्योरी। और ये सबसे खराब है, किसी भी काम की नहीं है ना। यहां पर जो इक्वेशन आ जाती है ये क्या आ जाती है? सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई, ठीक है ना। ये 3D के लिए ये आ जाएगा और 2D के लिए क्या आ जाएगा? सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई। ये आ जाएगा हमारा 2D के लिए, दिस विल बी फॉर 2D। 2D के लिए ये आ जाएगा, 3D के लिए ये आ जाएगा, ठीक है। ये वाली थ्योरी किसी के लिए भी सही नहीं है ना। ब्रिटल मटेरियल के लिए भी कुछ खास ज्यादा अच्छी नहीं है। फिर क्यों पढ़े? मत पढ़ो, हमने कब कहा के पढ़ो, जबरदस्ती थोड़ी है। तुम तो ये भी पूछ सकते हो कि सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्यों पढ़े? मत पढ़ो, ठीक है। चलो क्लास से जाओ, पढ़ो मत, निकलो, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी थ्योरी थी ये? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, सेंट वेनेंट थ्योरी, ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा था? इसका फेलियर एनवेलप कैसा बन रहा था? फेलियर एनवेलप इज रोम्बस, फेलियर एनवेलप कैसा है? रोम्बस, रोम्बस, फेलियर एनवेलप इज रोम्बस, ठीक है ना। ये देख लिया हमने। नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने जा रहे थे, ठीक है ना। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? दिस थ्योरी इज सेटिस्फैक्ट्री, मतलब सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। सो दिस थ्योरी मतलब कह सकते हैं कि ओके ओके है। दिस थ्योरी इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर ब्रिटल मटेरियल्स, satisfactory for brittle materials. This theory overestimates means ये मान लेती है डक्टाइल मटेरियल की, मतलब ओवर एस्टिमेट करती है क्या हो गया चैट में? तो ये वाली थ्योरी ओवर एस्टिमेट करती है। ओवर एस्टिमेट का मतलब क्या हो जाता है कि एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मान लेती है कि डक्टाइल मटेरियल्स ना एक्स्ट्रा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग मान लेती है ये थ्योरी, ठीक है ना। सो दिस थ्योरी ओवर एस्टिमेट्स, दिस थ्योरी
ओवर एस्टिमेट्स the strength, the elastic strength of ductile materials, of ductile materials. This theory is not suitable for hydrostatic stress condition. This theory is not suitable फॉर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन. हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन कौन सी होती है, पता है ना आपको? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन कौन सी होती है? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है, सारी की सारी जो स्ट्रेसेस हैं वो सब बराबर होती हैं. प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कह ले, सारी की सारी स्ट्रेसेस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ही होती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेसेस सारी की सारी बराबर हैं, शियर स्ट्रेस जीरो है. तो अगर इस थ्योरी को यूज किया जाए हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन में, तो हमारे पास सिग्मा वन कितना हो जाएगा? मान लो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस पी आ रही है, सिग्मा वन भी पी के बराबर हो जाएगा, सिग्मा टू भी पी के बराबर हो जाएगा. ठीक है ना? तो अगर यहां पर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी अगर अप्लाई करें, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी अप्लाई करें 2D के लिए, तो सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा टू, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई. ये हो जाएगा, ठीक है ना? सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा टू लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई हो जाएगा. यहां पर ये भी पी के बराबर आ गया, ये भी पी के बराबर आ गया. तो एक्सटर्नल प्रेशर वन माइनस म्यू, ठीक है, जो स्ट्रेस आएगी, एक्सटर्नल लोड आएगा, एक्सटर्नल लोड की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा होगा या प्रेशर आ रहा होगा, दैट विल बी, हाइड्रोस्टैटिक के केस में ना प्रेशर या स्ट्रेस इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं हम, क्योंकि एक्सटर्नल चारों तरफ से भी बराबर बराबर उतनी आ रहा है, उतनी ही इंटरनल स्ट्रेसेस भी जनरेट हो जाएंगी. ठीक है, नाउ P इंटू वन माइनस म्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई. ये हो जाएगा सिग्मा वाई हाइड्रोस्टैटिक के लिए. यहां तक क्लियर है ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है हाइड्रोस्टैटिक के केस में? बताओ जरा, हाइड्रोस्टैटिक के केस में यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी एवरीवन, चलो नहीं होगी दिक्कत. ठीक है, तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट आप लिखो, तो यहां से जो एक्सटर्नल प्रेशर आ जाएगा दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन वन प्लस म्यू या वन माइनस म्यू, वन माइनस म्यू आ रहा है. ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस के केस में अब मान लो हमारा मटेरियल जो है, झमाझम क्लियर है ना? वेरी गुड. अब देखो हाइड्रोस्टैटिक के केस में हमारा जो मटेरियल है, पॉइजन्स रेशियो उसका कितना होगा? जो भी मटेरियल होगा पॉइजन्स रेशियो 0.5 से कम ही होगा. पॉइजन्स रेशियो विल ऑलवेज बी लेस देन 0.5, है ना? 0.5 से कम होगा, 1 से 0.5 के बीच में होगा. 1 से 0.5 नहीं, 0 से 0.5 के बीच में. यानी जो डिनोमिनेटर आएगा, डिनोमिनेटर 1 से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? डिनोमिनेटर 1 से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? पूरा 1 से तो छोटा ही हो रहा है ना, 1 में से कुछ चीज माइनस ही हो रही है, 1 में से कुछ चीज माइनस करी जा रही है. ठीक है ना? तो ये 1 से छोटा है, यानी ओवरऑल जो स्ट्रेस हो जाएगा यहां पर जो P है, P, एक स्टील का ये एग्जांपल ले लेते हैं. चलो फॉर स्टील के लिए पॉइजन्स रेशियो कितना हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा. ठीक है ना? तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन 1 माइनस 0.25, यानी ये 0.75 हो जाएगा, ये 0.75 हो जाएगा. तो P शुड बी लेस देन इक्वल टू, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग है तो चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है, तो हम 2D ना लेके 3D ले लेते हैं. रुको एक मिनट, 2D ना लेके हम 3D ले लेते हैं. तीनों तरफ से लग रहा है ना, 3 डायमेंशनल होगा, हाइड्रोस्टैटिक ऑल राउंड प्रेशर लग रहा है ना? तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा टू प्लस सिग्मा थ्री, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 म्यू. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 म्यू. अब यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा वाई. मतलब ये वाली थ्योरी क्या कह रही है? ये वाली थ्योरी कह रही है कि अगर
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम यील्ड स्ट्रेस के दुगना भी लगा सकते हैं, यील्ड स्ट्रेस का डबल भी लगा सकते हैं, यील्ड स्ट्रेस का दुगना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा सकते हैं। ऐसे लगा सकते हैं क्या? कुछ भी मतलब। सर पी से बताएं एक बार। ठीक है, पी से एक बार। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हाइड्रोस्टैटिक के लिए गलत आ गया ना, गलत आ गया ना। लास्ट स्लाइड ये लो। असंभव। तो असंभव को भी संभव कर दिया, करने की कोशिश करी इस थ्योरी ने, लेकिन मटेरियल थोड़ी असंभव तक चला जाएगा, मटेरियल फेल हो जाएगा। पी से पैरट, सही बात है आदित्य, वेरी गुड, सीख रहे हो तुम भी मेरे साथ साथ। बस ना इंटरव्यू में इस तरह का काम मत कर देना। अभी तक तो ठीक है, इंटरव्यू तक पहुंच गए मान लो, तो ऐसे काम वहां पर मत कर देना। चलो आगे चलते हैं। तो मतलब कि ये थ्योरी पूरी तरह से, एक तरह से कोई मतलब की नहीं है। ब्रिटल मटेरियल के लिए भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है ना। बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं है ब्रिटल मटेरियल के लिए कि एकदम सूटेबल है ना, एक्सेप्टेबल है, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलो कुछ मन नहीं कर रहा तो ये थ्योरी लगा सकते हैं कि अच्छा चलो लगा दो, इस टाइप से, है ना। ऐसे नहीं है कि जैसे रैंकाइंस थ्योरी, अरे ब्रिटल मटेरियल की रैंकाइंस थ्योरी यूज करनी है ना, लाइक दैट। इस थ्योरी का क्या कहना है एग्जैक्टली कहना है कि गणेश जी को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। दिस थ्योरी इज नॉट सुटेबल फॉर प्योर shear कंडीशन। दिस थ्योरी इज नॉट सुटेबल फॉर प्योर shear कंडीशन, फॉर प्योर shear कंडीशन। प्योर shear कंडीशन के लिए ये सूटेबल नहीं है। कैसे? एसएससी जेई में तो इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। प्योर shear के लिए ये सूटेबल नहीं है। कैसे? प्योर shear के केस में हमारे पास मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा प्लस टाउ। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना आ जाएगा? माइनस टाउ आ जाएगा। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहना चाह रही है? ये थ्योरी ये कहना चाह रही है कि, सुन लो गणेश, ये थ्योरी क्या कहना चाह रही है? कल वैसे हमने बताया था, ओवर एस्टिमेट्स इलास्टिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? अयान, ये मैंने जब मैं लिखा रहा था तभी मैंने बताया था। ओवर एस्टिमेट का मतलब होता है कि ये मान लेती है कि इलास्टिक स्ट्रेंथ जो है ओवर एस्टिमेट करती है। जैसे मैं मानता हूं कि मतलब तुम ना एग्जाम में ला सकते हो 50 नंबर, और मैं ये मानता हूं कि तुम ला सकते हो 75 नंबर, तो मैंने तुम्हारा ओवर एस्टिमेट कर लिया तुमको कि तुम तो 75 नंबर ला सकते हो, लेकिन तुम ला तो सकते हो 50 नंबर। तो इसे कहते हैं ओवर एस्टिमेट्स। ठीक है, P लेस देन 4 टाइम्स सिग्मा होगा। अच्छा ठीक है, और बताओ, और नई जानकारी दो जरा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहना चाह रही है? ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था गणेश जी, जाके देख लेना, लेकिन फिर भी चलो बता देते हैं। ये थ्योरी ये कह रही है कि जो हमारा मटेरियल है ना, मटेरियल के ऊपर जो लोडिंग लग रही है इस टाइम पे, मटेरियल के अंदर जो प्रिंसिपल स्ट्रेन आ रही है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, ये यूनी एक्सियल लोडिंग के टाइम पे जो मटेरियल के अंदर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन आ रही थी उससे यहां पर कम है, तो ये सेफ है। ठीक है, चलो, तो इस थ्योरी के हिसाब से मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन कितनी आ रही है? सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय ई। ठीक है, ये आ रही है ना, सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 बाय ई, ये आ रही है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, है ना। और फेलियर के टाइम पे हमारे मटेरियल के अंदर यूनी एक्सियल लोडिंग में ये प्रिंसिपल स्ट्रेन आ रही है। ठीक है, तो ई और ई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ई एंड ई विल बी कैंसल्ड आउट ऑन बोथ द साइड्स, तो हमारे पास बचेगा ये। ठीक है ना, तो इस थ्योरी के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि ये थ्योरी के हिसाब से हमारा
शियर स्ट्रेस के लिए, प्योर शियर के लिए कंडीशन कैसी बन रही है? तो टाउ माइनस म्यू माइनस टाउ शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ बाय, ये होना चाहिए, है ना? सो ये क्लियर है यहां तक? सर सबसे टॉप में 1 - 2 म्यू होगा, सबसे टॉप में 1 - 2 म्यू ही तो है। 3 म्यू जैसा लग रहा है क्या? दिस 1 - 2 म्यू है। कोई एफ वाई बता दो। तुम स्ट्रक्चर में फिर भी पूछते रहोगे एफ वाई कितनी, एफ वाई क्या होता है? यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ बोल लो या यील्ड स्ट्रेस बोल लो। गुड इवनिंग वी के विजय, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर है ना? आगे चलते हैं। नाउ टाउ इंटू 1 + म्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई या सिग्मा वाई, जिससे आप रिप्रेजेंट करना चाहो एफ वाई सिग्मा वाई, एक ही बात हो जाएगी। तो शियर स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई अपॉन 1 + म्यू। अब फिर से स्टील के लिए ले लेते हैं। स्टील के लिए, फॉर स्टील म्यू कितना हो जाएगा? म्यू हो जाएगा 0.25, ठीक है ना? तो टाउ लेस देन इक्वल टू एफ वाई अपॉन 1.25, 1.25, तो टाउ लेस देन इक्वल टू 0.8 एफ वाई, 0.8 एफ वाई आ जाएगा। यानी इसके अराउंड ही आएगी वो वैल्यू, है ना? इसके अराउंड आ जाएगी वैल्यू। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? ओवर एस्टिमेट्स इलास्टिक स्ट्रेंथ वाला कंडीशन प्रूफ करवा दें, फिर क्या करोगे? तो करवा दिया प्रूफ, फिर क्या करोगे उसके बाद? इतना लिख लो। चलो, तो ये तो आ गया हमारे थ्योरी के हिसाब से। अब एक्सपेरिमेंटली क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली हमको पता है शियर स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.57 एफ वाई, ठीक है? तो ये बताओ प्योर शियर के लिए क्या ये थ्योरी एक्सेप्टेबल है? ये एक्सेप्टेबल है क्या? प्योर शियर के लिए ये थ्योरी एक्सेप्टेबल है क्या? ये थ्योरी ये कह रही है कि शियर स्ट्रेस हम यहां तक ले जा सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा है 0.57 एफ वाई तक ही ले जा सकते हैं। 0.57 एफ वाई से ऊपर ले गए तो फेल हो जाएगा। तो ये वाली थ्योरी क्या है? फेल करवा देगी, ठीक है? तो इस थ्योरी को यूज नहीं कर सकते। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये सेकंड थ्योरी कंप्लीट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? लिख लिया सबने? इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर देंगे, जिससे तुम बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओगे, है ना? बाकी सब छोड़ जाओगे। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी पर चलते हैं, ठीक है? तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ये किसने दी थी? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जे गस्ट, जे गेस्ट। जे गेस्ट थ्योरी भी कहते हैं इसको।
जे गेस्ट, ट्रेस्का, एक मिनट, हाँ ट्रेस्का और कूलम। ठीक है, जे गेस्ट थ्योरी या ट्रेस्का थ्योरी या कूलम थ्योरी। ठीक है, ओके। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या कह रही होगी? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या कहना चाह रही होगी? सोचो, देख के खुद ही पता चल जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या कहना चाह रही होगी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का कहने का मतलब ये होगा, कि हमारा जो एलिमेंट है, एक्चुअल लोडिंग में एलिमेंट है, यहां पर जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रही है, और जो टेस्टिंग करी थी हमने, यूनिएक्सियल लोडिंग की टेस्टिंग की थी, वहां पर जो शियर स्ट्रेस आ रही है, तो हमारे इस मटेरियल में एक्चुअल लोडिंग के अंदर जो शियर स्ट्रेस आ रही है, वो अगर यूनिएक्सियल लोडिंग की कंडीशन की जो शियर स्ट्रेस है उससे कम इसमें शियर स्ट्रेस होती है, इससे कम शियर स्ट्रेस में इससे कम इसके अंदर शियर स्ट्रेस होती है, तो हमारा मटेरियल सेफ है, देन देयर विल बी नो फेलियर। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो फिर इस थ्योरी को भी लिख लेते हैं। राइट डाउन, फॉर नो फेलियर, maximum shear stress in general loading condition, maximum shear stress in general loading condition should be less than or equal to the maximum shear stress in uniaxial loading at the time of failure. At the time of failure. ठीक है, लिख लो जल्दी से। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का थ्योरी का जो कहने का मतलब है, जो सिग्निफिकेंस है, वो समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी मैथमेटिकली क्या कहना चाह रही है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका। ठीक है, तो 3D लोडिंग के लिए क्या हो जाएगा? फॉर 3D लोडिंग में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता क्या है, कितना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ जाता है? तो टाउ मैक्स कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाय 2, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाय 2। इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा 3D लोडिंग में, वही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा। तो अगर फेलियर हुआ 3D के अंदर, तो फेलियर इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इन तीनों की वजह से जो शियर स्ट्रेसेस आ रही होंगी, इन तीनों की वजह से जो शियर स्ट्रेसेस आ रही होंगी, इनमें से जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगी उसकी वजह से फेलियर हो जाएगा। इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसकी वजह से फेलियर होगा। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 3D लोडिंग की वजह से। और अगर 2D लोडिंग में देखा जाए तो 2D लोडिंग में क्या हो जाएगा? सिग्मा 3 0 हो जाएगा। सो फॉर 2D लोडिंग के अंदर जो हमारा टाउ मैक्स आ जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, टाउ मैक्स विल बी इक्वल टू मैक्सिमम कितना आ जाएगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2, सिग्मा 1 बाय 2, सिग्मा 2 बाय 2। ठीक है, क्योंकि यहां पर 2D के केस में सिग्मा 3 तो 0 हो गया। ठीक है, बचा हुआ इतना पार्ट। ठीक है ना? अब ये 2D लोडिंग की कंडीशन हो गई। अब यहां पर चाहे 2D हो चाहे 3D हो, हमारा जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये किससे कम होना चाहिए? ये कम होना चाहिए
वन डायमेंशनल लोडिंग में जो शियर स्ट्रेस आ रहा है एट द टाइम ऑफ फेलियर, जस्ट फेलियर हो रहा है ना, उस वक्त जो शियर स्ट्रेस आ रहा है वन डायमेंशनल लोडिंग में, उससे कम अगर यहां का शियर स्ट्रेस है तो हम सेफ हैं। ठीक है, विल बी सेफ। ठीक, चलो अब एक बात बताओ आप लोग, इतना क्लियर है ना? अब आप एक बात बताओ कि 2D लोडिंग कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू किसकी आएगी इन तीनों में से? क्या देख के हम समझ पा रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू किसकी आएगी 2D लोडिंग कंडीशन में? इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी आएगी? पहले वाले पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू, या दूसरे पार्ट की, या तीसरे पार्ट की? 2D लोडिंग कंडीशन में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 की आएगी, या सिग्मा 1/2 की आएगी, या सिग्मा 2/2 की आएगी? किसकी आएगी मैक्सिमम वैल्यू इन तीनों में से? पहले से ही पता चल जाएगा क्या हमको? सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और क्या हम ये कह सकते हैं फर्स्ट वाले की सबसे मैक्सिमम वैल्यू, सेकंड वाले की, या थर्ड वाले की? सेकंड वाले की। सबसे ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं सेकंड वाले पर। सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं सेकंड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखो जनरली हम क्या लिखते हैं, जनरली हम ये लिखते हैं, हमारा मतलब ये रहता है कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3, है ना? ऐसा रहता है। अब अगर सिग्मा 1 सबसे बड़ा है, ठीक है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 सिग्मा 1 से तो छोटा ही हो जाएगा। सिग्मा 1 से छोटा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होगा कि नहीं होगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 सिग्मा 1 से तो छोटा ही होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सिग्मा 2 भी सिग्मा 1 से छोटा ही है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है? सिग्मा 1/2 की ही मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। राइट और रॉन्ग? क्लियर? ठीक है, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, ये कभी कभी फॉल्स भी हो सकता है। कब फॉल्स हो सकता है? देखो, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का सेम नेचर है, यानी सिग्मा 1 भी पॉजिटिव है, टेंसाइल नेचर का है, और सिग्मा 2 भी पॉजिटिव है, ये भी टेंसाइल नेचर का है, तो डेफिनेटली क्या हो रहा है? सिग्मा 1 में से सिग्मा 2 माइनस हो रहा है, तो जो वैल्यू बचेगी वो सिग्मा 1 से कम बचेगी। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 जो आएगा सिग्मा 1 से कम आ जाएगा उस केस में। यस और नो? यस और नो? ठीक है। दूसरी, अब इस केस में तो सिग्मा 1/2 ये मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी बन सकती है कि ये वाला मैक्सिमम हो सकता है। कब हो सकता है? जब ये दोनों उल्टे नेचर के हो, एक दूसरे से अपोजिट नेचर के हो। अगर सिग्मा 1 पॉजिटिव है और सिग्मा 2 नेगेटिव है, तो सिग्मा 2 जब यहां पर नेगेटिव रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा, और जब ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो गया तो ये सिग्मा 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? ये दोनों, एक टेंसाइल एक कंप्रेसिव था। अगर उल्टा हो जाए, ये कंप्रेसिव हो जाए और ये टेंसाइल हो जाए, तब भी दोनों माइनस माइनस ही हो जाएंगे, तब भी दोनों ऐड हो जाएंगे, शियर स्ट्रेस तब भी इसी कंडीशन में मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है ना? देन ऑल्सो शियर स्ट्रेस विल बी इन दिस कंडीशन विल बी मैक्सिमम। तो कहने का मतलब, निष्कर्ष क्या निकला कि अगर ये दोनों सेम साइन के होंगे, अगर इन दोनों का नेचर सेम है, सेम साइन है दोनों का, तो ये बीच वाला सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर इन दोनों का नेचर अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये तो ये ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो ये वाला मैक्सिमम आ जाएगा। क्लियर ये बात? क्लियर? ठीक है, चलो तो आगे लिख लेते हैं, नोट करके आप लिख लो। नोट करके लिख लो आप, इफ सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2, इफ sigma 1 is greater than sigma 2, and both are of same nature, if sigma 1 is greater than sigma 2 and both are of same nature, if sigma 1 is greater than sigma 2 and both are of same nature, then sigma 1 by 2 will be maximum.
विल बी मैक्सिमम shear स्ट्रेस, है ना, ये पहला पॉइंट। सेकंड, इफ सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 and both are of opposite nature, and both are of opposite nature, then sigma 1 minus sigma 2 by 2 will be maximum shear stress. ठीक है, राइट राइट डाउन, लिख लो। ठीक है, तो फॉर नो फेलियर, कोई फेलियर ना हो उसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगी? फॉर नो फेलियर, फेलियर ना हो तो क्या कंडीशन हो जाएगी? फेलियर ना होने के लिए हमारे पास कंडीशन हो जाएगी टाउ मैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन जनरल कंडीशन या जनरल लोडिंग शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ फेलियर इन यूनिएक्सियल लोडिंग, यूनिएक्सियल लोडिंग, ठीक है ना। तो जनरल लोडिंग के केस में क्या हो जाएगा केस? इट विल बी मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2, ठीक है, ये आ गया 3D के लिए। और इसी से ही 2D वाला केस भी बन जाएगा, अगर सिग्मा 3 को 0 रख देंगे तो इसी से ही 2D वाला केस भी बन जाएगा, है ना। और दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू हाउ मच? एफ वाई बाई टू। तो यूनिएक्सियल लोडिंग के केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एफ वाई बाई टू आता है क्या? यूनिएक्सियल लोडिंग के केस में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आता है क्या वो एफ वाई बाई टू आता है? बताओ जरा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन यूनिएक्सियल लोडिंग, टाउ मैक्स। तो यूनिएक्सियल लोडिंग के लिए चाहिए तो क्या करोगे? सिग्मा 3 भी 0 कर दो और सिग्मा 2 भी 0 कर दो, ठीक है ना, इन दोनों को 0 कर दो। तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 ये तो वैसे ही 0 हो गया। यहां पर भी क्या बचा? सिग्मा 1 बाय 2, यहां पर भी बचा सिग्मा 1 बाय 2। यानी जो एक डायरेक्शन पे जो स्ट्रेस आ रही थी, हाँ, ये फेलियर का कंडीशन ले रहे हैं, वो डिजाइन के लिए लेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर लगा देंगे तो वो डिजाइन का क्राइटेरिया हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात? आगे चला जाए अब, ठीक है। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं जल्दी से। सो लेट अस सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नाउ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो हमारे पास जो स्ट्रेसेस हैं वो किस तरह की स्ट्रेसेस हैं? हमारे पास जो स्ट्रेसेस हैं, देखो ध्यान दो। अम, उम, 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 तो हमारे पास एक कंडीशन बन रही है, क्या? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 या सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई। एक ये कंडीशन बन रही है। दूसरी कंडीशन क्या ये बन जाएगी? माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई, है ना। जब एक डायरेक्शन से, ठीक है, तो
अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेन प्रिंसिपल स्ट्रेस यहाँ पर है, ठीक है, और ये टेंसाइल है, ठीक है ना, ये टेंसाइल है, तो ये सिग्मा वन वाली डायरेक्शन हो गई, सिग्मा वन वाली डायरेक्शन, और सिग्मा टू वाली डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। तो ये दोनों अगर टेंसाइल हैं तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, ठीक है, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई। दोनों कम एक, हाँ, दोनों कंप्रेसिव हो जाएंगे, तो माइनस सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू लेस देन इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा। एक ये कंडीशन बन जाएगी। फिर दूसरी कंडीशन ये बन जाएगी कि टू सिग्मा वन शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई, और एक हो जाएगी माइनस सिग्मा वन शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई। एक कंडीशन हो जाएगी सिग्मा टू शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई, और फिर माइनस सिग्मा टू शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई। ये सारी कंडीशंस हो जाएंगी, ठीक है ना। तो दे ये इतनी सारी कंडीशन, सर थर्ड केस में क्या मोहर सर्कल स्फीयर बन जाएगा? कौन सा थर्ड केस, कौन सा थर्ड केस? थर्ड केस मतलब कौन सा केस? कौन सा केस थर्ड केस बताया हमने? अच्छा, थ्री डी के केस में, हाँ, थ्री डी के केस में मोहर सर्कल स्फीयर बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहां पर हमारे पास कितनी इक्वेशंस हो जाएंगी? 6 इक्वेशंस हो जाएंगी, ठीक है, विल बी गेटिंग 6 इक्वेशंस। कैसी इक्वेशन हो जाएंगी? एक मिनट, एक ये वाली हो जाएगी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन, अरे यार, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बीचों बीच आ रहे हैं क्या? कैसे पता चलेगा कि एकदम बीचों बीच हैं? चलो कोई बात नहीं, नहीं पता चल रहा, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बराबर बराबर, ठीक है। फिर ये, और फिर ये, अ, अ, ये जो सारी की सारी इक्वेशंस बनेंगी ना, ये सारी इक्वेशंस ऐसी बन जाएंगी कि ये इस तरह की लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, ठीक है ना। ऑल दीज इक्वेशंस विल बी रिप्रेजेंटिंग दीज लाइंस, ये वाली लाइंस को ये सारी इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा मोहर सर्कल बोल रहा हूं मैं, ये हमारा फेलियर एनवेलप ऐसा बन जाएगा। फेलियर एनवेलप विल बी लाइक दिस, ठीक है, दिस विल बी द फेलियर एनवेलप। क्या हो जाएगा? ये हेक्सागन हो जाएगा। फेलियर एनवेलप विल बी दिस, हेक्सागन हो जाएगा हमारा फेलियर एनवेलप। ठीक, सो दिस विल बी एफ वाई, ये हो जाएगा 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 एफ वाई, ठीक है। तो ये फेलियर एनवेलप आप ड्रॉ कर लो। नाउ फेलियर एनवेलप इज हेक्सागन, फेलियर एनवेलप इज हेक्सागन, ठीक है ना। और यहां पर
अगर सारी की सारी स्ट्रेसेस इसके अंदर हैं, ऑल द स्ट्रेसेस, जो भी स्ट्रेस आ रही है वो अगर इस फेलियर एनवेलप के अंदर है, ठीक है, अगर इस फेलियर एनवेलप के अंदर है जो भी स्ट्रेस आ रही है, देन क्या हो जाएगा, हमारा सेफ रहेगा। और इस फेलियर एनवेलप के अगर बाहर चली गई स्ट्रेसेस, देन फेलियर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ठीक है, क्लियर है? सर कंडीशन एक बार और। सर कैसे हेक्सागन बनेगा? हेक्सागन ऐसे बनेगा, देखो यहाँ पर 6 इक्वेशंस बन रही हैं, है ना। सिग्मा 1 लेस देन इक्वल टू एफ वाई, ये वाली इक्वेशन, ये वाली लाइन की इक्वेशन, माइनस सिग्मा 1 लेस देन इक्वल टू एफ वाई, ये इस वाली लाइन की इक्वेशन, सिग्मा 2 लेस देन इक्वल टू एफ वाई, ये वाली लाइन की इक्वेशन, माइनस सिग्मा 2 लेस देन इक्वल टू एफ वाई, ये वाली लाइन की इक्वेशन। फिर ये जो दोनों लाइन की इक्वेशंस हैं ये वाली इक्वेशंस हो जाएंगी, एक ये और एक ये, ठीक है ना। इन सारी की सारी इक्वेशंस के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अगर इस रेंज में रहेगा, इस रेंज में रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, हेक्सागन का मतलब क्या होता है ट्राइंगल का मतलब क्या होता है बताओ जरा, आदित्य प्रसाद। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल बाबू, कंडीशन एक बार और, कौन सी? ये वाली कंडीशन ना, ये वाली कंडीशन हमको कहाँ से मिल रही है, इक्वेशन से ही तो मिल रही है ये कंडीशंस, ठीक है ना। तो 2D के लिए कंडीशन देख ली है, 2D के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, एक तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, है ना। तो एक बार दोनों को पॉजिटिव लेके कर दिया, एक बार दोनों को नेगेटिव लेके कर दिया। जब दोनों को पॉजिटिव लेके किया तो ये वाली कंडीशन, दोनों को नेगेटिव लेके किया ये वाली कंडीशन, है ना। फिर एक कंडीशन ये भी बनेगी कि सिग्मा 2/2 शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई, और सिग्मा 1/2 शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ वाई, है ना। तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन ये भी बन रही हैं, और इनमें भी एक बार मतलब कंप्रेशन भी आएगा तब भी ये वाली कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, टेंशन आएगा तब भी ये वाली कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। सिमिलरली कंप्रेशन में भी जब सिग्मा 2 लग रहा होगा तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रही होगी वो भी सेफ होना चाहिए, ठीक है ना। चलो लिख लिया। चलो बहुत ही अच्छी बात है, सबने लिख लिया। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो हमारा जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो शियर में फेल होता है, ठीक है ना। तो अगर शियर स्ट्रेस के हिसाब से देखा जाए तो डक्टाइल मटेरियल के लिए ये थ्योरी सूटेबल हो जाएगी, है ना। सो दिस थ्योरी विल बी सूटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, this theory is suitable for डक्टाइल मटेरियल्स। और मैंने क्या कहा था, ठीक है, अगर कोई थ्योरी डक्टाइल मटेरियल के लिए सूटेबल होगी तो प्योर शियर के लिए भी सूटेबल होगी, शियर वाली कंडीशन के लिए भी सूटेबल होगी, है ना। और इसके साथ एक और बात ये है
कि ये थ्योरी ना सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव रिजल्ट्स देती है। कंजर्वेटिव का मतलब सबसे ज्यादा सेफ रिजल्ट्स, यानी कि ये थ्योरी के हिसाब से अगर हम डिजाइन करेंगे तो हम बहुत ही ज्यादा सेफ रहेंगे, है ना। कंजर्वेटिव मतलब जानते हो ना, कि ज्यादा रिस्क नहीं लेते, जो है ना एकदम बच बच के चलते हैं, तो कंजर्वेटिव टाइप के, है ना, ज्यादा किसी से बात भी नहीं करते, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं अपन, हम लोग कंजर्वेटिव हैं। तो कंजर्वेटिव रिजल्ट्स दे रही है, मतलब कि बहुत ज्यादा सेफ रख के चल रही है ये थ्योरी, है ना। मोस्ट कंजर्वेटिव रिजल्ट्स, ओवर सेफ है। सो दिस थ्योरी गिव्स मोस्ट, दिस थ्योरी गिव्स most conservative results most conservative results out of all theories, out of all theories, ठीक है। जितनी भी थ्योरीज हैं उनमें सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव रिजल्ट्स ये देती है। दिस थ्योरी इज नॉट सुटेबल फॉर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के लिए सुटेबल नहीं है। दिस थ्योरी इज नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल फॉर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, फॉर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग में शियर स्ट्रेस आएगा ही नहीं। हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के लिए ये सूटेबल हो कैसे सकती है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग में कोई शियर स्ट्रेस ही नहीं आएगा, और ये वाली थ्योरी तो शियर स्ट्रेस को ही मैच कर रही है ना। सो इट विल हैव नो शियर स्ट्रेस, तो ये हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के लिए सूटेबल ही नहीं होगी। तीसरी कंडीशन, आगे कंडीशन लिखो, दिस थ्योरी इज ओवर सेफ प्योर प्योर शियर, दिस थ्योरी इज ओवर सेफ फॉर प्योर शेयर। ओवर सेफ का मतलब ओवर सेफ तो है, लेकिन बहुत ज्यादा भी ओवर सेफ नहीं है, हल्की सी ओवर सेफ है, तो मतलब फिर भी यूज किया जा सकता है, मतलब यूज करने लायक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ओवर सेफ है तो हम एकदम रिजेक्ट कर दें, ठीक है। तो ओवर सेफ है, हल्की सी ओवर सेफ है, देखते हैं कितनी ओवर सेफ है। तो प्योर शेयर के केस में हमें इतना पता है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस टाउ के बराबर आ जाएगा, और सिग्मा 2 आ जाएगा हमारे पास माइनस टाउ के बराबर, ठीक है ना। तो अगर टाउ मैक्स देखा जाए तो टाउ मैक्स कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 के बराबर आ जाएगा। नाउ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो जाएगा टाउ माइनस ऑफ माइनस टाउ बाय 2, इट विल बी इक्वल टू टाउ, ठीक है ना। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इतना आ जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इतना आ जाएगा। अब इस थ्योरी के हिसाब से फॉर नो फेलियर, इस थ्योरी के हिसाब से अगर फेलियर नहीं होना है या सेफ्टी बनाए रखनी है तो क्या होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन जनरल लोडिंग कंडीशन, इन जनरल लोडिंग कंडीशन शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन यूनी एक्सियल लोडिंग कंडीशन एट द टाइम ऑफ फेलियर। जनरल लोडिंग कंडीशन में हमारा जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रहा है ये टाउ के ही बराबर आ रहा है, टाउ के ही बराबर आ रहा है प्योर शियर के केस में, एंड दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई बाय 2 एफ वाई बाय 2, ठीक है ना। तो यूनी एक्सियल लोडिंग केस में अगर एफ वाई सिग्मा वाई यहां पर लग रहा है, इतनी स्ट्रेस आ रही है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी आती है, 45 डिग्री एंगल पर आती है, 45 डिग्री एंगल पर। और टाउ मैक्स कितना आता है इस केस में, ये एफ वाई बाय 2 या सिग्मा वाई बाय 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि दिस शियर स्ट्रेस इज लेस देन इक्वल टू 0.5 एफ वाई, सिग्मा वाई या एफ वाई एक ही बात है ना, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, सिग्मा वाई लिख लो चाहे एफ वाई लिख लो। अब ये देखो टाउ इज लेस देन इक्वल टू 0.5 एफ वाई। एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली हमारे पास जो रिजल्ट अवेलेबल हैं वो ये कहते हैं कि टाउ शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.57 एफ वाई। तो 0.57 एफ वाई तक हम ले जा सकते हैं, लेकिन ये थ्योरी कह रही है नहीं हम तो 0.5 एफ वाई तक ही ले जाएंगे, तो ये थोड़ा सा ज्यादा सेफ चल रही है ना, ज्यादा सेफ चल रही है, तो इसीलिए तो इसको कहते हैं कंजर्वेटिव है ये काफी ज्यादा, है ना। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ओवर सेफ नहीं है, ओवर सेफ तो है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ओवर सेफ नहीं है, 0.57 का 0.5 है, तो ठीक है, इतना चलता है। ठीक, क्लियर, लिख लिया सबने, लिख लो इसको जल्दी से।
लास्ट स्लाइड ये लो। डन। सर लास्ट थ्योरी तो 0.8 गई है, ये 0.5 तो बेस्ट कौन सी हो गई? चलो अब मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास कोई मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर लोडिंग लग रही है, मटेरियल के ऊपर लोडिंग अप्लाई कर दी गई है, तो जब मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर लोडिंग अप्लाई कर दी गई है, तो उस मटेरियल के अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाती है लोडिंग की वजह से, है ना। डिफॉर्मेशन आता है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाती है। एक लाइन लास्ट में क्या लिखा है, कौन सी वाली? एक्सपेरिमेंटली, या ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन जनरल कंडीशन शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स इन यूनी एक्सियल लोडिंग कंडीशन। ठीक है, डन। सबसे टॉप के ही तो लास्ट में बता दिया ना। चलो आगे चलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी क्या कहती है कि जनरल लोडिंग कंडीशन में मटेरियल के अंदर जितनी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर हो गई है ना, जनरल लोडिंग कंडीशन में मटेरियल के अंदर जितनी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर हो चुकी है, यूनी एक्सियल लोडिंग के केस में जितनी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर हो गई है, ठीक है। तो जनरल लोडिंग कंडीशन में जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड है, ये यूनी एक्सियल लोडिंग के स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से कम है, तो सेफ है, ठीक। नाउ दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेग एंड बेल्ट्रामी थ्योरी। हेग एंड बेल्ट्रामी थ्योरी, राइट डाउन फॉर नो फेलियर। देखो जिसको भी मजा नहीं आ रहा है वो जा सकता है, ठीक है ना। फालतू की कमेंट्स करके पूछो मत कि कितना टाइम रह गया है, सर ये खत्म करा दो, ये सब मत करो। जिसको जाना है जाओ, ठीक है। रिकॉर्डेड देखना हो देख लेना, नहीं देखना हो मत देखना, लेकिन यू कैन गो। मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं अभी खत्म कर दूं ये क्लास, और आगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की एक भी क्लास ना लूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो तुम लोग, जो लोग ये फालतू के कमेंट्स कर रहे हो ना, वो जा सकते हैं। और अब मैं कमेंट ओपन ही नहीं कर रहा, ठीक है। दिमाग ही खराब करते हो तुम लोग। कितना टाइम रह गया? अरे इतना टाइम तुम्हारा बहुत ज्यादा जरूरी है तो जाओ ना, कर लो जो इंपॉर्टेंट काम है तुम्हारे लिए, कर लो, चैटिंग कर लो, पिक्चरें देख लो, जो जरूरी काम है करो। पढ़ाई करने क्यों आ गए बेकार सा काम करने? फॉर नो फेलियर, टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तुम्हारे इन सब सवालों के जवाब देता रहूं मैं।
द टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम in general loading should be less than or equal to should be less than or equal to the total strain energy per unit volume the total strain energy per unit volume under uniaxial loading at the time of failure. Under uniaxial loading at the time of failure. ठीक है, तो यूनिएक्सियल लोडिंग के लिए क्या कंडीशन बन जाएगी? फॉर यूनिएक्सियल लोडिंग, ये हमको पता है, यूनिएक्सियल लोडिंग एट द टाइम ऑफ फेलियर, जब फेलियर हो रहा होता है तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी स्टोर हो जाती है मटेरियल के अंदर? फॉर यूनिएक्सियल लोडिंग हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगी सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e। ठीक है ना, इतनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाएगी हमारे मटेरियल के अंदर। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से। है ना, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ सिग्मा वाई इंटू एप्सिलॉन वाई, हाफ सिग्मा वाई इंटू एप्सिलॉन वाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन फास्ट। चलो 3D लोडिंग के लिए लिख लेते हैं। देखो 3D लोडिंग के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा मटेरियल है, यहाँ पर जो स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं ये है सिग्मा 1, और यहाँ पर जो स्ट्रेन आ रहा है एप्सिलॉन 1, यहाँ पर जो स्ट्रेस एक्ट कर रही है ये एक्ट कर रही है सिग्मा 2, और स्ट्रेन आ रहा है एप्सिलॉन 2, और जो तीसरी डायमेंशन है जेड डायरेक्शन, यहाँ पर जो स्ट्रेस एक्ट कर रही है अलोंग जेड एक्सेस के अलोंग जो स्ट्रेस एक्ट कर रही है ये कर रही है सिग्मा 3, और यहाँ पर स्ट्रेन आ रहा है एप्सिलॉन 3। ठीक है, तो अगर 3D के लिए हम देखें, 3D के लिए कितनी स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी, तो फॉर 3D लोडिंग, फॉर 3D लोडिंग हाफ सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1 प्लस हाफ सिग्मा 2 एप्सिलॉन 2 प्लस हाफ सिग्मा 3 एप्सिलॉन 3। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, 3D लोडिंग के लिए इतनी टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी। नाउ 2D लोडिंग के लिए क्या हो जाएगा कि ये दोनों रह जाएंगे, ये वाला खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखो कि स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेन की वैल्यू, तो स्ट्रेन होता है, ये हमने कहां से देखना पड़ेगा, ये हमको देखना पड़ेगा जनरलाइज्ड हुक्स लॉ से। तो स्ट्रेन आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 होल अपॉन एप्सिलॉन प्लस हाफ सिग्मा 2, ये हो जाएगा सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 होल अपॉन एप्सिलॉन होल अपॉन यंग्स मॉडुलस। ठीक है, प्लस हाफ सिग्मा 3, ये हो जाएगा सिग्मा 3 माइनस म्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 होल अपॉन यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या क्या कॉमन आ गया, कॉमन आ गया हमारे पास 1/2e, ये तो कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर देखो सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 1, ठीक है ना, एक ही आ गया, सिग्मा 2 इंटू सिग्मा 2 और सिग्मा 3 इंटू सिग्मा 3, तो सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर और सिग्मा 3 स्क्वायर ये आ गए। सिग्मा 1 स्क्वायर
प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर, ये हो गया। फिर माइनस 2 म्यू, 2 म्यू क्यों, ये भी अभी समझ में आ जाएगा 2 म्यू क्यों। देखो सिग्मा 1 इंटू म्यू सिग्मा 2, ये हो गया एक बार, और सिग्मा 2 इंटू म्यू सिग्मा 1, ये हो गया एक बार, ठीक है। तो सिग्मा 1 म्यू सिग्मा 2, सिग्मा 1 म्यू सिग्मा 2, दो बार हो गया। तो यहां पर 2 टाइम्स म्यू कॉमन आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा, सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, अब देखो सिग्मा 1 म्यू सिग्मा 3, सिग्मा 1 म्यू सिग्मा 3, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, सिग्मा 1 इंटू म्यू इंटू सिग्मा 3 नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है ना। यहां पर देखो सिग्मा 1 म्यू सिग्मा 3 म्यू और सिग्मा 1, ये तीनों भी मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार यहां पर आ गया म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 3 मल्टीप्लिकेशन में, एक बार यहां पर आ गया म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 3 मल्टीप्लिकेशन में, तो प्लस सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 3 भी आ गया, ठीक है। ये भी दो बार आएगा, तो 2 म्यू कॉमन ले लिया इसमें से भी। फिर देखो यहां पर सिग्मा 1 का तो दोनों हो गए, सिग्मा 2 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन देख लिया, सिग्मा 3 के साथ भी, सिग्मा 2 का भी हमने सिग्मा 1 के साथ देख लिया, ठीक है। अब सिग्मा 2 और सिग्मा 3 का भी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो सिग्मा 2 म्यू सिग्मा 3, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों एक साथ। और यहां पर भी देखो सिग्मा 3 म्यू सिग्मा 2, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहां पर माइनस म्यू सिग्मा 2 सिग्मा 3 हो रहा है, और यहां पर माइनस म्यू सिग्मा 2 सिग्मा 3 हो रहा है, ठीक है। तो म्यू के साथ ये दो बार मल्टीप्लाई में है, तो ये भी हो जाएगा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 1, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास कंडीशन। नाउ ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हो गई हमारी 3D कंडीशन के लिए, ठीक है ना। तो 2D कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, फॉर 2D लोडिंग, फॉर 2D लोडिंग, 2D लोडिंग के लिए अब पूरा का पूरा डिराइव नहीं कर रहे, यहां से सिग्मा 3 बस गायब कर देते हैं, तो यू हो जाएगा 1/2E, सिग्मा 3 गायब कर दिया, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है, ये आ जाएगा। और 1D लोडिंग के लिए क्या आ जाएगा, 1D लोडिंग के लिए हमने देख रखा है ना, सिग्मा y स्क्वायर अपॉन 2E। तो जो कंडीशन बन जाएगी 3D लोडिंग के लिए फॉर नो फेलियर, इतना लिख लो सब लोग जल्दी से, इतना लिख लो, हो जाए तो बता देना। डन, आगे चलते हैं। तो देखो अगर फेलियर नहीं होना है, तो फेलियर ना होने के लिए ये 3D में अगर देख रहे हैं तो 3D वाली कंडीशन में ये जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ रही है ये इससे कम होनी चाहिए, है ना, यूनी एक्सियल लोडिंग में एट द टाइम ऑफ फेलियर जो है। और अगर 2D लोडिंग है तो 2D लोडिंग के अंदर ये वाली जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम आ रही है ये इससे कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं आगे, सो फॉर नो फेलियर, फॉर नो फेलियर हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, नो फेलियर की कंडीशन ये बन जाएगी, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा y स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन हो जाएगी हमारी 3D के लिए, दिस कंडीशन विल बी फॉर 3D। दिस विल बी फॉर 3D, 3D के लिए ये वाली कंडीशन हो जाएगी। और 2D के लिए कौन सी कंडीशन हो जाएगी, 2D के लिए कंडीशन हो जाएगी सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा y स्क्वायर, ये कंडीशन हो जाएगी हमारी 2D के लिए, ठीक है। दिस विल बी फॉर 2D, फॉर 2D,
ठीक है, यहां पर फेलियर एनवेलप हो जाएगा एलिप्स। फेलियर एनवेलप विल बी ellipse whose axis is inclined at 45 degree, is inclined at 45 डिग्री। ठीक है ना, तो एक ऐसा इलिप्स बन जाएगा जिसकी एक्सेस, मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस, ये 45 डिग्रीज पर इंक्लाइंड है। तो ये एक ऐसा इलिप्स है जिसकी एक्सेस 45 डिग्रीज पर इंक्लाइंड इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, एलिप्स विल बी लाइक दिस। ये बना लो जल्दी से। जहां पर भी ये एक्सेस को कट कर रहा होगा, this will be fy, this will be fy, this will be fy, this will be fy। डन, लिख लिया? चलो बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो आप। पहला पॉइंट है, दिस थ्योरी सूटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल। दिस थ्योरी इज सूटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल्स। तो ये पहली थ्योरी है जो सही से ठीक ठाक सूटेबल है, लेकिन परफेक्टली सूटेबल नहीं है। परफेक्टली जो सूटेबल है, एकदम जो कहते हैं कि एकदम बेहतरीन तरीके से जो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए यूज करनी चाहिए, वो है अगली वाली थ्योरी जो इसके बाद आएगी। ठीक है ना, सो सूटेबल है ना, बट परफेक्ट नहीं है। तो दिस थ्योरी सूटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल, and is very useful for design of pressure vessels, and is very useful for design of pressure vessels। प्रेशर वेसल्स की डिजाइन के लिए ये बहुत सूटेबल है। सेकंड, दिस थ्योरी इज नॉट सूटेबल फॉर प्योर shear। दिस थ्योरी इज नॉट सूटेबल और प्योर shear। ये प्योर shear के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो प्योर shear के लिए ये सूटेबल नहीं है। इसको जरा देख लेते हैं कि किस तरह से। प्योर shear के लिए कंडीशन तो आप सबको अब याद ही हो गई है। सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लस टाउ के बराबर हो जाएगा, सिग्मा 2 हो जाएगा माइनस टाउ के बराबर। अब इस थ्योरी के हिसाब से जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हो गई है 2D लोडिंग में, है ना, मतलब ये वाली इक्वेशन आ गई बन के, मतलब ठीक है ना। तो ये वाली इक्वेशन रख देते हैं हम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2, 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा 1 क्या हो गया, टाउ, टाउ स्क्वायर, सिग्मा 2 हो गया माइनस टाउ, तो माइनस टाउ का स्क्वायर, माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 हो गया टाउ और सिग्मा 2 हो गया माइनस टाउ, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा
वाई स्क्वायर, ठीक है ना। सारे के सारे पॉजिटिव हो गए, ठीक है ना। टाउ स्क्वायर कॉमन आ गया हमारे पास, और ये आ गया 1 माइनस ये 2 माइनस 2 म्यू, है ना। तो 2 भी कॉमन आ गया, 2 टाउ स्क्वायर इंटू 1 माइनस म्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से जो शियर स्ट्रेस आएगा दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू, आगे इधर लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, ठीक है। यहां से जो टाउ आ जाएगा, टाउ शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 1 प्लस म्यू हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। टाउ स्क्वायर कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस म्यू बचा, है ना। 2 1 प्लस म्यू हो जाएगा, ठीक है। अब स्टील के लिए चेक कर लेते हैं। फॉर स्टील म्यू कितना हो जाता है, फॉर स्टील म्यू इज इक्वल टू 0.25, ठीक है ना। तो शियर स्ट्रेस टाउ शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू हो जाएगा 1.25, 1.25 इंटू 2 हो जाएगा 2.5, ठीक है ना। सो टाउ शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2.5, कितना आ रहा है ये 0.632 आ रहा है। तो टाउ शियर स्ट्रेस इज कमिंग लेस देन 0.632 सिग्मा वाई। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या बोला गया है, एक्सपेरिमेंटली हमको पता है, एक्सपेरिमेंटली शियर स्ट्रेस इज लेस देन इक्वल टू 0.57 Fy या 0.57 सिग्मा वाई, ये एक्सपेरिमेंटली है। तो ये थ्योरी कह रही है 0.63 तक ले जाओ आप, लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो हम 0.57 तक ले जा सकते हैं। तो थोड़ा सा भी एक्सीड करते हैं तो फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थ्योरी सूटेबल नहीं है शियर के लिए, नॉट सूटेबल फॉर प्योर शियर, ठीक है। क्लियर, लिख लो सब लोग। हो जाए तो बता देना। डन, चलो बहुत ही बढ़िया। अब आगे चलते हैं थ्योरीज ऑफ फेलियर का नेक्स्ट वन। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ठीक है। इसको हम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी कहते हैं, ह्यूबर हेंकी थ्योरी भी कहते हैं, और वन माइसेस थ्योरी भी कहते हैं। तो इसको हम मैक्सिमम यहां लिख लेते हैं, सारे के सारे नाम एक साथ, ठीक है। यहां पर दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, ह्यूबर हेंकी थ्योरी और वॉन माइसेस थ्योरी। वॉन माइसेस थ्योरी, ठीक है। तो दिस इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। नाउ ये वाली थ्योरी क्या कहती है, ये वाली थ्योरी देखो नाम से ही सारी थ्योरी एक जैसी हैं, सिमिलर हैं, नाम से समझ में आ जाएगा कि स्टेटमेंट क्या है। डिस्टॉर्शन एनर्जी, शियर स्ट्रेस जो होती है, शियर स्ट्रेस क्या करती है, मटेरियल को डिस्टॉर्ट करती है। तो जो शियर स्ट्रेन एनर्जी आ रही है वो डिस्टॉर्शन ही क्रिएट कर रही है, तो इसको हम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी कह देते हैं, ठीक है। अब मटेरियल के ऊपर लोडिंग है, जनरल लोडिंग कंडीशन में जो लोडिंग लग रही है, लोडिंग की वजह से टोटल स्ट्रेन एनर्जी आएगी कुछ ना कुछ, लेकिन पिछली वाली तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी थी, ठीक है ना, सारी की सारी स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेन एनर्जी कंसीडर की जाएगी, डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी। तो जब मटेरियल के अंदर शियर स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर हो गई है, वो यूनिएक्सियल लोडिंग के केस में जितनी शियर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई है ना, उस शियर स्ट्रेन एनर्जी से यहां पर स्ट्रेन एनर्जी यूनिएक्सियल लोडिंग के केस में कम है, तो हमारा मटेरियल सेफ है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में क्या था, मतलब जनरल लोडिंग का प्रिंसिपल स्ट्रेस यूनिएक्सियल लोडिंग के प्रिंसिपल स्ट्रेस से कम होना चाहिए। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में क्या था, जनरल लोडिंग का जो प्रिंसिपल स्ट्रेन है
यूनी एक्सियल लोडिंग के प्रिंसिपल स्ट्रेन से कम होना चाहिए। शियर स्ट्रेस एनर्जी थ्योरी में, शियर स्ट्रेस थ्योरी में क्या था, जनरल लोडिंग का जो शियर स्ट्रेस है यूनी एक्सियल लोडिंग के शियर स्ट्रेस से कम होना चाहिए। स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में क्या था, जनरल लोडिंग में जो स्ट्रेन एनर्जी है यूनी एक्सियल की स्ट्रेन एनर्जी से कम होना चाहिए। शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में क्या है, जनरल लोडिंग में जो शियर स्ट्रेन एनर्जी है यूनी एक्सियल लोडिंग की जो शियर स्ट्रेन एनर्जी है इससे कम होना चाहिए। मतलब सारी थ्योरी सेम ही बात कर रही हैं, ठीक है ना, लेकिन कंपेयर अलग अलग क्वांटिटीज को कर रही हैं, कंपेयर अलग अलग चीजों को कर रही हैं। तो यहां पर कंपेयर किसको किया जा रहा है, शियर स्ट्रेन एनर्जी को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है फॉर नो फेलियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी maximum shear strain energy in a body should be less than or equal to maximum shear strain less than or equal to maximum shear strain energy maximum shear strain energy under uniaxial loading एट द टाइम ऑफ फेलियर, ठीक है। तो यहां पर ना अब पिछले वाले में डेरिवेशन करके देख लिया आपने, कितना अच्छा डेरिवेशन था, ठीक है। ये तो फिर भी आसान था, अगले वाले का डेरिवेशन और ज़्यादा कठिन है ना। तो आपको और ज़्यादा जिंदगी बोझ जैसी लगने लगेगी, तो इसका डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं और ज़रूरत भी नहीं है, एग्जाम में डेरिवेशन आने नहीं वाला आपके लिए, ठीक है। आएगा तो कह देना कि भैया चलो कोई नहीं कर पा रहा, हम भी नहीं कर पा रहे, बाकी के क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, वैसे तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो फॉर थ्री डी लोडिंग क्या हो जाएगी सिचुएशन, सिचुएशन ये हो जाएगी कि यहां पर थ्री डी लोडिंग में जो शियर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाएगी, शियर स्ट्रेन एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/12g, है ना। आप तो फॉर्मूले याद कर लो, यही बड़ी बात है। और जिसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हो डेरिवेशन कर करके, तो जरा बता दो भैया, खूब सारे डेरिवेशन हमने किए भी हैं, किसको कितने कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, जरा बताना कि डेरिवेशन की वजह से सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मुझे वैसे नहीं आता था। मुझे पता है कि जो लोग कह रहे हैं ना कि डेरिवेशन से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं हुए, वो डेरिवेशन भी रटेंगे, फॉर्मूला तो रटेंगे ही रटेंगे, डेरिवेशन भी रटेंगे। चलो 3D लोडिंग के लिए ये हो जाएगा, है ना। और 2D लोडिंग के लिए, सिग्मा 3 गायब हो जाएगा, सिग्मा 3 गायब हो जाएगा तो ये सिग्मा 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये सिग्मा 1 स्क्वायर हो जाएगा। और इसको ओपन कर लेंगे तो ना 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास। 2D लोडिंग के लिए क्या आ जाएगा, 2D लोडिंग के लिए थोड़ा सा सिंपल आ जाएगा। फॉर 2D लोडिंग, सिंपल कहें या जैसे भी कहें, अभी आपकी मर्जी है, आपका पर्सपेक्टिव है कि ये सिंपल हो गया है कि ज़्यादा कठिन हो गया है, लेकिन कुछ तो हो गया है। तो 2D लोडिंग के लिए जो शियर स्ट्रेन एनर्जी है, शियर स्ट्रेन एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू 1/6g, ये हो जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है। इसको लिख लो जल्दी से, सब लोग जल्दी से लिख लो। डन। देखो एक आध और बच्चे का 12G क्या है, 12G है जैसे अभी अपना 5G चल रहा है ना इंडिया में,
ऐसे बहुत आगे की सोच है इस थ्योरी की, ये बहुत आगे की सोच रखी है, 12G आएगा। अच्छा वैसे जी क्या होता है? 12 तो पता ही होगा, जी पूछ लो ना अकेला, जी क्या है? जी क्या होता है? जी किसी को याद है क्या होता है जी? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, वेरी गुड। ठीक है आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ठीक है तो हाँ आगे अब देखो, अगर यूनी एक्सियल लोडिंग के लिए देखना है ना, तो इसमें सिग्मा 2 और हटा दो। यूनी एक्सियल लोडिंग के लिए देखने के लिए सिग्मा 2 और हटा दो, है ना, और सिग्मा 1 की जगह सिग्मा वाई कर दो, हो जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 6G। तो shear strain energy stored, shear strain energy stored in uniaxial loading, uniaxial loading क्या हो जाएगा? सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 6G, अपॉन 6G एट द टाइम ऑफ फेलियर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब नो फेलियर क्राइटेरिया कैसे दिखेंगे? नो फेलियर क्राइटेरिया, फॉर नो फेलियर, नो फेलियर, ठीक है, नो फेलियर के लिए क्या हो जाएगा? 1/12G, और ये सब 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 दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू दैट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा नो फेलियर के लिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट शुड बी लेस देन इक्वल टू √2 सिग्मा वाई, ठीक है। ये हो जाएगा 3D क्राइटेरिया, 3D वाला केस फॉर 3D। 2D के लिए क्या हो जाएगा? 2D के लिए हो जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस म्यू है क्या? म्यू नहीं है यहाँ पर, हाँ माइनस सिर्फ सिग्मा 1 सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई, इसका अंडर रूट, ये हो जाएगा फॉर 2D, फॉर 2D, ठीक है। तो ये डन। अरे 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 अरे, एक गड़बड़, एक गड़बड़, ये तो यहाँ तक है। ठीक है हो जाए तो बता देना। अब इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, है ना। लेट अस राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी, राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, ये वाली जो थ्योरी है ना, मैंने पिछली थ्योरी में बता दिया था कि अगली आने वाली थ्योरी सबसे ज्यादा सूटेबल है डक्टाइल मटेरियल्स के लिए, ठीक है ना। तो दिस थ्योरी इज मोस्ट सूटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, दिस थ्योरी इज मोस्ट सूटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, सबसे ज्यादा सूटेबल है डक्टाइल मटेरियल्स के लिए, ठीक है ना। सबसे ज्यादा सूटेबल क्यों है? क्योंकि ये प्योर शेयर के लिए एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देती है, ठीक है ना। तो प्योर शेयर के लिए एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देगी। दिस थ्योरी गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स, गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स फॉर
प्योर शेयर के लिए मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है। चलो देखते हैं कैसे कैसे प्योर शेयर के लिए एक्यूरेट रिजल्ट कैसे। सिग्मा 1 हो जाएगा प्लस टाउ और सिग्मा 2 हो जाएगा माइनस टाउ, ठीक है। और इस थ्योरी के हिसाब से क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा टाउ स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर माइनस टाउ इंटू माइनस टाउ, टाउ इंटू माइनस टाउ अंडर रूट। तो ये भी हो जाएगा टाउ स्क्वायर और ये भी प्लस टाउ स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा 3 टाउ स्क्वायर पूरे का अंडर रूट लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई है ना। तो टाउ यहां से क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई बाय रूट 3, ठीक है। एक्यूरेट रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया। एक्सपेरिमेंटली भी हमारा यही होता है, ठीक है ना। सो दिस इज एक्सपेरिमेंटली भी हमको यही मिलता है। एक्सपेरिमेंटली भी हमको shear stress should be less than equal to sigma y by रूट 3, है ना। तो यानी ये एकदम एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है प्योर शेयर के लिए। क्लियर है ना, एग्जैक्टली मैचेस द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। नाउ इस थ्योरी का जो फेलियर एनवेलप है वो भी एलिप्स होता है ना। फेलियर एनवेलप ऑफ दिस थ्योरी इज ऑल्सो एलिप्स। इसका जो फेलियर एनवेलप होगा वो भी एलिप्स हो जाएगा और वो भी 45 डिग्री पर इंक्लाइंड हो जाएगा। एलिप्स विल ऑल्सो बी इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, ठीक है ना। ठीक है, तो एलिप्स बना लेते हैं। ठीक है, सो दिस एलिप्स इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। ये हो जाएगा फेलियर एनवेलप। कैन बी अप्लाइड, हाँ। सेंट वेनेंट में मैंने ये बताया ना कि सेंट वेनेंट में सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देता है, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट नहीं कहेंगे, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, लेट अस फिनिश टुडेज क्लास। बहुत सारे क्वेश्चंस करने थे लेकिन अभी टाइम नहीं बचा, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करते हैं और फिर हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय, टेक केयर। क्या हो गया मैम? मैम क्यों लिखा है? मैं सर हूं, आई एम नॉट मैम। ठीक है, बाय बाय।